नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है अवसाद। पोस्टमैन आवाज़ से मनीषा चौंक गई। मई की झुलसा देने वाली गर्मी में मनीषा उनीदी सी सोफे पर बैठी थी। उसने दरवाज़ा खोला और लिफाफा ले लिया। अंदर आकर उसने लिफाफे को उलट पलट कर देखा। एक कोने में प्रोफेसर सौरभ लिखा था। अपनी यादाश्त पर जोर देते हुए मनीषा ने लिफाफा खोला। इसी के साथ एक धुंधली सी याद मनीषा के दिलो दिमाग पर छा गई। वह सेंट मेरी कॉलेज में बीए अंतिम वर्ष की छात्रा थी। तभी प्रोफेसर सौरभ ने कॉलेज ज्वाइन किया था। वह हिंदी साहित्य विषय पढ़ाया करते थे। मनीषा शुरू से ही शौक एवं चंचल थी। मीरा के कृष्णा शोध पर चर्चा करते हुए प्रोफेसर सौरभ ने कहा था, आज न मीरा जैसी प्रेमिका है और ना ही कृष्ण जैसा चरित्र। आज का प्रेम निश्चल नहीं है, उसमें वासना की गंध भर गई है। इसका विरोध मनीषा ने बड़े जोरदार शब्दों में किया था। सर, प्रेम देश या काल से बंधा नहीं रहता। हर समय में हर तरह के लोग हमारे समाज में होते हैं। उस समय भी दुशासन और दुर्योधन जैसे लोग थे। मनीषा की बात से प्रोफेसर सौरभ एवं क्लास के अन्य लोगों में स्तब्धता छा गई थी। इसके बाद यदा कदा प्रोफेसर सौरभ मनीषा से मिलने का बहाना ढूंढते रहते। वह स्वयं को कृष्णा और मनीषा को मीरा समझने लगे थे। लेकिन मनीषा की स्पष्ट राय थी कि वह मीरा नहीं, राधा बनने को तैयार है, क्योंकि पढ़ाई खत्म करने के बाद उसे अपने पिता को उनकी जिम्मेदारी से मुक्त करना था। इसी तरह उधेड़ बनू चलती रही और मनीषा की शादी मयंक से हो गई, जो एक कंपनी में मैनेजर था। पिछले 5 सालों से मनीषा अपने घर, पति मयंक और बेटे टोनी से इस तरह रम गई थी कि उसे किसी और के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला। फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनकर मनीषा अतीत से फिर वर्तमान में आ गई। उधर से मयंक बोल रहा था, क्यों, कहाँ खो गई थी? बड़ी देर से घंटी बज रही है। मनीषा ने अपने आप को संभालते हुए कहा, नहीं, बस यूं ही थोड़ी आंख लग गई थी। हाँ कहो, कैसे फ़ोन किया? मयंक ने शैतानी भरी आवाज़ में कहा, तो अब हमें आपसे बात करने के लिए भी काम ढूंढना पड़ेगा। मनीषा अब तक अपने आप को पूरी तरह संभाल चुकी थी, इसलिए उसने कहा, ऐसी बात नहीं है, आप अक्सर कुछ काम होता है तभी फ़ोन करते हैं, इसलिए मैंने पूछा। मनीषा ने बड़ी सहजता से कहा। मयंक ने बड़ी खुशी से उसे बताया, शाम को तैयार रहना, फिल्म देखने चलेंगे, खाना बाहर ही खाएंगे। मनीषा ने खुशी से जी अच्छा कहते हुए फ़ोन रख दिया। फिर हाथ में दबे लिफाफे को देखा। एक मन हुआ कि वह इसे बिना पढ़े ही फाड़ कर फेंक दे, लेकिन फिर अपने आप को रोक नहीं सकी और पत्र पढ़ने लगी। प्रिय मनु, एक लंबे अंतराल के बाद पुनः पत्र संबंधों को जीवंत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा है तुम्हारा सहयोग मिलेगा। वैसे अब रिश्तों में ऊष्मा तो शायद नहीं रहेगी, फिर भी तपती धूप में एक तिनके सी छाया की उम्मीद तो कर ही सकता हूँ। कॉलेज में जब तुमसे आखिरी बार भेंट हुई थी तब महसूस हुआ था कि संभवतः ने प्रभाव रुकेगा नहीं, परंतु इस विराम के बाद अंततः मन रूपी पक्षी ठोर ठिकाना ढूंढते हुए तुम्हारे नीर के द्वार पर दस्तक देने पहुंच ही गया। मनु। मनीषा का अंतकरण तीव्र ज्वाला से जलने लगा। उसके हाथ भींच गए, आंखें लाल हो गई थी। वह सोचने लगी थी, यह प्रोफेसर सौरभ कौन होता है उसके जीवन में जहर घोलने वाला। अरे अब तो मान ना मान मैं तेरा मेहमान वाली स्थिति बना दी है इसने। मनीषा की इच्छा हुई कि वह उस पत्र को आगे पढ़े बिना ही जला दे और ख़त्म कर दे उस अतीत को जिसमें उसका अब कोई संबंध ही नहीं रहा। लेकिन फिर मन में आया, आखिर लिखा क्या है प्रोफेसर ने, ज़रा आगे पढ़कर भी तो देखूं। और ना चाहते हुए भी मनीषा आगे पढ़ने लगी। मनु, मैं भूले बिसरे और बिखरे रिश्तों को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा हूँ। प्लीज़ निराशा मत करना। जीवन बहुत क्षणिक है। मेरी आंखों के आगे अभी तुम वैसी ही शोक चंचल सुंदर लड़की समान घूमती रहती हो। मनु, 2.5 माह के हिमाचल दर्शन, गंगोत्री यमुनोत्री से होते हुए कन्याकुमारी तक के लंबे प्रवास से लौटा हूँ। इस लंबी यात्रा में विचार था कि शायद मुक्ति पथ मिल जाए और शेष जीवन साधना, शांति और प्रेम से गुजर जाए, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद शेष जीवन अधूरा ही बीतेगा।
जब अपनों का अपनत्व ना मिले तो वियोग और भी असहनीय हो जाता है। अब सोचता हूँ कहीं चला जाऊँ, सबको छोड़कर, तुमको, अपने को भी, सभी को। मनीषा ने महसूस किया कि किसी ने एक भारी बोझ रख दिया है उसके सीने पर। आखिर उसने सौरभ को क्या अपनापन दिखाया था कि इतने साल वह उसकी याद में जिंदगी गुजारता रहा और अब भी अपना दीवानापन दिखा रहा है। आगे प्रोफेसर सौरभ ने लिखा था, मनु, मुझे बाद में ज्ञात हुआ था कि तुम मेरे मनुहार का इंतजार नहीं कर पाई थी और डोली में बैठकर चली गई थी। मनु, अभी भी मेरे कल्पना के चित्र संग्रह में तुम्हारा दुल्हन के रूप में चित्र सुरक्षित है। मैंने तो तुम्हारा परित्याग नहीं किया था, फिर भी तुम इतनी नाराज क्यों बैठी हो? तेज तपन के बाद कजरी के दिन समीप है, याद करोगी ना भाई? मयंक को याद कहना। स्वाति की प्रतीक्षा में तुम्हारा ही सौरभ। पत्र पढ़कर मनीषा का अंतर्द्वंद तेज हो गया। आखिर चाहता क्या है सौरभ? क्या उसे मयंक की निगाह से गिराना चाहता है या यह सिद्ध करना चाहता है कि अभी भी मनीषा पर उसका अधिकार है? लेकिन किस अधिकार से वह यह सब लिख रहा है? अच्छा होगा कि मैं यह पत्र जला दूं, लेकिन यदि सौरभ का उद्देश्य उसे नीचा दिखाना, परेशान करना एवं नुकसान पहुंचाना है तो वह फिर पत्र लिखेगा जिसमें पुराने पत्र का भी उल्लेख करेगा। अभी तो पत्र मेरे पास है, कभी मयंक के हाथ लग गया और उसने पढ़ा तो? एक अज्ञात भय से मनीषा के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। या फिर मयंक को इस पत्र के साथ सब बता देना चाहती थी कि उसका सौरभ से कभी कोई संबंध नहीं रहा। पुरुष का मन इतना विशाल नहीं होता कि कोई उसकी पत्नी को चाहे और वह पत्नी पर संशय ना करे। अरे वह तो यही सोचेगा कि कहीं तो आग लगी होगी, तभी तो धुआं उठ रहा है। तभी दीवार पर एक छिपकली ने एक कीड़े को अपने मुंह में दबा लिया। मनीषा को ऐसा महसूस हुआ मानो सौरभ ने अपना खूनी पंजा उसके गले पर रख दिया है। एक बार मनीषा के मन में आया कि वह सौरभ को उसके दिए पते पर पत्र लिख दे कि वह इस तरह की पत्र न लिखे। लेकिन यदि सौरभ ने उस पत्र को ही आधार बनाकर मयंक से सीधे पत्राचार किया तो फिर मैं क्या करूं? मनीषा सोच नहीं पा रही थी। दाम्पत्य जीवन का आधार विश्वास की दीवार होती है। जब उसी में कोई सेंध लगा दे तो उस सेंध के भरने तक तो बिखराव आ ही जाता है और फिर सेंध को भरने पर उसमें धब्बा ही लग जाता है। तभी कॉलबेल की आवाज़ से मनीषा के अंतर्द्वंद में विराम लग गया। टोनी सामने खड़ा था, नाराजगी से बोला, क्या मम्मी, इतनी देर से घंटी बजा रहा हूँ और आप हैं कि? मनीषा ने कहा, बेटे यूं ही आंख लग गई थी। और वह टोनी के कपड़े बदलकर नाश्ता बनाने चली गई। इसी सब में कब 5 बज गए मनीषा को पता ही नहीं चला। मयंक ने आते ही कहा, अरे भाई, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? मनीषा ने बेमन से कहा, अभी तैयार हो जाती हूँ। सिनेमा हॉल भी मनीषा फिल्म के दृश्यों से अपने को जोड़ रही थी। एक खलनायक हीरो हीरोइन के जीवन में आता है और हीरोइन को अपने मनगढ़ंत बातों से डराता है, उस पर दबाव डालता है कि वह हीरो को छोड़कर उसके पास आए। जब वह नहीं जाती तो वह हीरो को गुमराह करता है और हीरो हीरोइन पर शक करने लगता है। इस तरह उनकी सुखी जीवन बिखर जाता है। वापस लौटते हुए मनीषा ने मयंक को टटोलने के अंदाज से पूछा, फिल्म में जिस तरह खलनायक को दिखाया गया था ऐसा वास्तविक जीवन में हो सकता है क्या? तब मयंक ने गाड़ी चलाते हुए लापरवाही से कहा था, मनीषा, फिल्मों की कहानी और वास्तविक जीवन की कहानी में जमीन आसमान का फ़र्क होता है, लेकिन इनकी कहानी भी तो आम लोगों के जीवन पर ही आधारित होती है। मयंक ने फिर कहा, अरे मनीषा, तुम भी कहाँ फिल्म से उस भाग को लेकर बैठ गई? अरे उसमें रोमांच कॉमेडी भी तो थी। और दोनों हंसने लगे। घर आकर मयंक होने के कारण जल्दी सो गया, जबकि मनीषा की आंखों से नींद कोसों दूर था। सुबह सैंडविच बनाते समय मनीषा की आंखें जल रही थी, मन व्याकुल सा था, सिर भारी। बड़ी मुश्किल से सैंडविच बना सकी थी, इसलिए सैंडविच जल गए थे। तभी टोनी ने टोका, आज तो मम्मी ने वैसे ही सैंडविच बनाए हैं पापा, जैसे शादी के बाद पहली बार बनाए होंगे। टोनी के बात से सभी हंस दिए। काफ़ी उधेड़ बनू के बाद आखिर मनीषा ने एक निर्णय ले ही लिया था।
जब मयंक ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था तब उसका सामना ब्रीफकेस में रखते हुए सबसे ऊपर उसने प्रोफेसर सौरभ का पत्र भी रख दिया। अब निर्णय पूरी तरह से मयंक पर था। मयंक और टोनी के जाने के बाद मनीषा सोचने लगी। मयंक ने अपना ब्रीफकेस खोला होगा, फिर उसको सौरभ का पत्र दिखा होगा जिसे उसने पढ़ा होगा, और अब यह जानने के लिए कि उस पत्र का क्या प्रभाव पड़ा, मनीषा ने ऑफिस फ़ोन लगाया। उधर मयंक की सेक्रेटरी की आवाज़ आई, मैडम, कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग चल रही है, साहब वहीं व्यस्त है, कोई मैसेज हो तो। लेकिन तब तक मनीषा ने फ़ोन काट दिया। अक्सर ऐसा होता था, मनीषा जब फ़ोन करती और मयंक नहीं मिलता तब उसे जब भी समय मिलता वह ज़रूर फ़ोन करता था। लेकिन शाम होने को आ गई थी, मयंक ने फ़ोन नहीं किया। रात को करीब 10 बजे ज़रूर फ़ोन आया कि आज वह व्यस्त रहेगा, इसलिए वह और टोनी खाना खा ले। उस रोज़ मयंक देर रात लौटा और सो गया। ना उसमें पहले जैसी चपलता थी, ना ही संबंधों की उष्मा। सुबह जब तक मनीषा जागती मयंक जा चुका था। इस सब घटनाक्रम से मनीषा टूट गई। वह समझ गई कि मयंक ने सौरभ का पत्र पढ़ लिया है, इसलिए वह ऐसा व्यवहार कर रहा है। लेकिन जो भी हो, अब तो निर्णय उसी पर है। इधर रो रो कर मनीषा की आंखें लाल हो गई थी। इन 2 दिनों के घटनाक्रम ने मनीषा को झकझोर कर रख दिया था। रात को फिर मयंक ने देर से आने का फ़ोन आ गया था। अगले दिन मनीषा फिर भारी मन से मयंक के ऑफिस जाने की तैयारी कर रही थी। तभी मयंक ने कहा, हाँ, तुम्हारा एक पत्र मेरे ब्रीफकेस में न जाने कहाँ से आ गया। शायद टोनी ने रख दिया होगा। वह तो मीटिंग की व्यस्तता के कारण तुमसे बात ही नहीं कर पाई। वाह भाई, कमाल का आदमी है ये प्रोफेसर सौरभ। तब मनीषा ने बुझे स्वर में कहा, टोनी ने नहीं, वह पत्र मैंने ही आपके ब्रीफकेस में रखा था। अब आपकी अपराधीन आपके सामने खड़ी है, चाहे तो स्वीकारे, चाहे तो घर से निकाल दे। मयंक ने परेशान होते हुए कहा, ए मनीषा, तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? अरे, मैं तो यह कह रहा था कि वह ठहरा प्रोफेसर और अपने ठहरे एक कंपनी मैनेजर। इतनी साहित्यिक भाषा तो आती नहीं। हाँ, इस पत्र से यह जरूर मालूम पड़ता है कि इस समय वह बहुत अवसाद और तनाव की स्थिति से गुजर रहा होगा। जब कभी मनुष्य के जीवन में ऐसी स्थिति आती है, वह उम्मीद करता है अपनों से सहानुभूति की, अपनेपन की, और याद करता है उस अतीत को जो उसके जलते हुए दिल पर शीतल बौछारों का काम करे। मनीषा के सब्र का बांध टूट गया था। वह फफक फफक कर रो पड़ी और मयंक के सीने से लग गई। मयंक कह रहा था, पगली, इन 5 वर्षों में मैं क्या तुम्हें इतना नहीं समझ पाया कि फिर दाम्पत्य जीवन का मूल आधार ही विश्वास है? तो फिर क्या उस सौरभ का यह पत्र हिला सकता था? सौरभ ने यह पत्र बेहद भावुकता से लिखा है, लेकिन हमने तो उसे वास्तविक धरातल की पृष्ठभूमि पर पढ़ा है। तुम चिंता मत करो, सौरभ को तो मैं जवाब दूंगा। उसे अपनी ज़िंदगी में अपने तरीके से शुरू करने के लिए कहूँगा, ना कि दूसरों की ज़िंदगी में ताका झाकी करते हुए गुजारने के लिए। पिछले 2 दिनों से मनीषा के दिलो दिमाग पर छाए हुए अवसाद के बादल छट गए थे। मयंक ने उसे अपनी बाहों में कसते हुए कहा, पगली, अरे तेरे आंसुओं में मेरा सूट नहीं गीला हो गया, अब दूसरा पहनना पड़ेगा। और मनीषा धत कहते हुए दूसरा सूट निकालने लगी। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।